स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज भी एक नए टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आगे आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। जो अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। जी हाँ, आज मैं बात करना हूँ क्लास 10th के बारे में, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कोई वीडियो उनके बारे में नहीं डाली थी। आज हम क्लास 10th के एक चैप्टर की वीडियो डालने वाले हैं, बताने वाले हैं अनुवांशिकता। जी हाँ, अनुवांशिकता चैप्टर जो आज से आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसे पढ़ने वाले हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे से समझ ले कि क्वेश्चन है क्या, चैप्टर क्या है, किस तरीके के उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस चैप्टर में बहुत सारी, जो आपके बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है, अच्छे से देखना है। बस मेरे साथ ऐसे ही बने रहना है, और पूरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक उसे देखना है। आप अपनी एक रफ कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए, क्योंकि जो भी आपको इंपोर्टेंट टॉपिक लगे, इंपोर्टेंट कोई हेडिंग लगे या इंपोर्टेंट कोई परिभाषा लगे, आप उसे अच्छे से लिख लें। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अपने कमेंट जरूर करनी है। क्योंकि कमेंट से हमें क्या होगा, कमेंट से अगर हमें कोई दिक्कत है आपको, तो हम आपको बता पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो सभी बच्चे एकदम आ जाइए, स्टार्ट करते हैं अनुवांशिकता चैप्टर। जी, तो सबसे पहले देखिए अनुवांशिकता ही बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी पहला चैप्टर की मेन हेडिंग यही है, अनुवांशिकता। ठीक है, तो अब अनुवांशिकता होती क्या है, ये समझना आपके लिए पहले बहुत जरूरी है। अनुवांशिकता होती क्या है, देखिए बेटा, पहले मैं समझाता हूं आपको ओरली। ठीक है, अनुवांशिकता कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण। ठीक है जी, अनुवांशिकता। ठीक है, फिर समझा रहा हूं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को अनुवांशिकता कहते हैं। अब आप लोग समझिए, अनुवांशिकता मतलब मेरे मम्मी है, पापा है, ठीक है, उनके जो गुण मेरे अंदर आए होंगे, या मेरे दादा दादी के गुण जो मेरे अंदर आए होंगे, वो सब चीजें आएंगी अनुवांशिकता। जी हाँ, इस चैप्टर में आप कुछ ऐसी ही चीजें पढ़ने वाले हैं। अच्छा चैप्टर है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मजा आने आएगा आपको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। ठीक है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को देखिए। अनुवांशिकता किसे बोलते हैं, कि माता पिता के लक्षण। ठीक है जी, माता पिता के जो लक्षण आपके अंदर आते हैं, ठीक है, माता पिता के जो लक्षण संतान में आते हैं, वह कहलाती है आपकी अनुवांशिकता। ठीक है जी, यानी अनुवांशिक, देखिए वंश, या आपने वांशिक पढ़ा है ना, यहाँ पे वंश पढ़ा, और वंश कब चलता है, आपके माता पिता से आपका वंश चलता है। ठीक है, फिर उनके भी पापा होंगे जो आपके दादा दादी लगेंगे। ठीक है, तो अनुवांशिकता के माता पिता के लक्षण जो संतान के अंदर आते हैं, वो कहलाते हैं अनुवांशिकता। इसकी परिभाषा भी मैं आपको अच्छे दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसमें दो तरीके के आते हैं, इसमें भी एक लैंगिक और एक अलैंगिक, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुवांशिकता की डेफिनेशन के बारे में। ठीक है जी, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम उत्पन्न उत्पन्न संतानों की समानताएं समानताएं या विभिन्नताएं के बारे में अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर उत्पन्न संतानों की समानताएं या विभिन्नताएं का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकता कहती है। अब देखिए, ऐसा जरूरी भी नहीं कि हमारे अंदर बिल्कुल हमारे माता पिता के ही गुण है, ऐसा भी हो सकता है हमारे दादा दादी के गुण है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है। ठीक है, कैसा काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम। ठीक है जी, आपकी पीढ़ी दर, ऐसा जरूरी नहीं होता किसी किसी के अंदर आपने देखा कोई अपने बाबा पे चला जाता है, कोई अपने पूर्वजों पे चला जाता है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गुण जरूर आता है कि वो अपने परिवार पे जाता है, जिससे कहते हैं हम अनुवांशिकता। आपके अंदर कोई ना कोई गुण ऐसा जरूर होगा। आप चाहे किसी गुस्से वाले हों, चाहे आप बहुत ज्यादा लंबे हो, आपके परिवार में कोई लंबा है, आप उसकी तरह ही बहुत लंबे दिखते हो। ठीक है, आपकी आंख किसी पे हो, आपकी नाक किसी पे हो, आपका चेहरा कभी कभी आप बिल्कुल सेम नहीं दिखेंगे, सेम आप नहीं दिखेंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी होता है आपने ज्यादातर देखा होगा, एक दो तरीके के होते हैं। ठीक है जी, लैंगिक और अलैंगिक, मैंने जैसे पहले बताया। तो लैंगिक जनन वह जनन जिसमें दो लोगों की जरूरत पड़ती है, उसमें उत्पन्न जो भी संतान होगी वो कभी भी समान रूप से नहीं दिखती, उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। और जो होता है अलैंगिक, उसमें दिखते हैं बिल्कुल सेम, जैसे कि पेड़ पौधों में होता है। ठीक है जी, मैं वही बताऊंगा आपको लैंगिक और अलैंगिक। चलिए समझ लेते हैं अलैंगिक और लैंगिक भी क्या होते हैं एक बार। ठीक है जी, बहुत अच्छे से चैप्टर को समझना है, तभी जाके चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन।
ठीक है, देखिए समझना पड़ेगा, बायो है तो अच्छे से चैप्टर को समझना पड़ेगा, अच्छे से एक आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। लैंगिक जनन जिसमें दो लोगों की आवश्यकता पड़े, ठीक है जी, दो लोगों की आवश्यकता। और अलैंगिक जनन जिसमें केवल एक माध्यम की आवश्यकता हो, एक माध्यम, ठीक है जी। अब ये तो होता है किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर, जितने भी मनुष्य होंगे, जीव जंतु होंगे, उन सब के अंदर होगा लैंगिक जनन, ठीक है जी, जिसमें आपको मिलते हैं क्या, दो लोगों की आवश्यकता होती है। और ये मिलता है आपको पेड़ पौधों के अंदर जिसमें केवल एक है। और इसी वजह से आपको जो देखते होंगे पेड़, अगर आपने पेड़ मान लिया आम का है, आपने आम का बीज, तो वो आम जैसा ही बनेगा, वो आम ही बनेगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपके माता पिता हैं, ठीक है, और माता पिता का उत्पन्न जो संतान है, जैसे आप बने, ठीक है, या मैं बना, ठीक है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ इनके गुण आएंगे, इनके गुण, ठीक है जी, इनके क्या आएंगे बेटा, इनके आएंगे आपके अंदर गुण, ठीक है। आप बिल्कुल इनकी तरह, बहुत मुश्किल है कि इनकी तरह बहुत कॉमनली ले रहे हैं कि आप इनके तरह दिखे, इनके कुछ ना कुछ गुण आएंगे, या आपके दादा दादी के अंदर आपके गुण आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पेड़ों की बात करें, पेड़ पौधों की बात करें, तो उसमें क्या होता है, उसमें बिल्कुल सेम टू सेम आपको देखेगा, जैसे कोई जीवाणु है, कीटाणु है, वो बिल्कुल सेम टू सेम, कोई बैक्टीरिया है, वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हुआ है अलैंगिक जनन और इसमें हुआ है लैंगिक जनन। तो मेंडल ने कुछ इसी तरीके से, इसमें मेंडल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने आनुवांशिकता का पूरा नियम दिया है, जिसने उसने बताया है। अब मेंडल के दिमाग में कहां से बात आई कि, अब मेंडल के दिमाग में बात आई कि भाई जो ये संतान उत्पन्न होती है, तो इनके अंदर ये जो लक्षण आते हैं, ये कहां से आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, है क्या, आखिर इनके बारे में क्या चीजें हैं। तो उन्होंने बहुत सारा अध्ययन करा, पढ़ा, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, उसके बाद उनका रिजल्ट निकला जिसे उन्होंने बताया अनुवांशिकता में, ठीक है जी। तो उन्होंने करा था एक पेड़ पे, किस पे, पौधे पे, किस पौधे पे करा था, मैं बता रहा हूं, मटर के पौधे पे, ठीक है, किस पे करा था, मटर के पौधे पे। बहुत ध्यान से अब चैप्टर को समझना है, क्योंकि चैप्टर देखिए स्टार्ट हो चुका है आपका अच्छी तरीके से, ठीक है जी, आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझना है, ठीक है। मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था सबसे पहले, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आता है मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, तो मेंडल ने किस पर करा था, मेंडल ने मटर के पौधे पर करा था। किस पर करा था बेटा, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है जी। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, और इसी तरीके से उन्होंने लगभग, जैसे कि अभी आप गूगल वगैरह पे रिसर्च करो, लगभग 29,000 पौधों पे रिसर्च किया है। कितनों पे किया है, 29,000 पौधों पे लगभग, ठीक है, कोई मतलब फिक्स काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन लगभग 29,000 पौधों पे उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो उनका सबसे अहम योगदान माना जाता है, जो सबसे उनका ज्यादा आपके सिलेबस में भी है, वो है मटर का पौधा। अब उन्होंने क्यों लिया, क्या वजह थी कि मटर का ही पौधा क्यों लिया, बहुत सारी वजह थी इन चीजों की, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अच्छे समझिए। अब समझता है मेंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन है भैया मेंडल ने मटर का पौधा चुना, तो आखिर चुना क्यों, ठीक है, इसकी वजह जी, उसने चुना क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात ये तो एक वर्षीय होता है, एक वर्षीय मतलब वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होने वाला, ठीक है जी। अब देखिए पहले समझ ले रहे हैं एक बात, देखिए अगर वो इंसान के किसी बच्चे पे प्रयोग करके देखते, इंसान के किसी बच्चे पे यानी कि मानव के किसी भी संतान पे प्रयोग करके देखते, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता। उन्हें चाहिए था कि मैं हर साल या हर समय कुछ ना कुछ प्रयोग करता रहूं, ठीक है। अब मटर का पौधा एक ऐसा था जो वर्ष में एक बार हो जाता है। अब देखिए बच्चा होता है, क्योंकि 9 महीने का बच्चे का टाइम होता है, 9 महीने बाद वो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, उसके बाद उसका प्रयोग होता है, तो ऐसा कितना टाइम लग जाता है। और इतना तो है नहीं कि मेंडल बेचारे 1000 साल जीते, मेंडल की भी उम्र कितनी जी होगी भाई, 80 हो गई, 90 हो गई, या 100 हो गई भाई, इतनी ही होती, इससे ज्यादा तो मुश्किल है कि इसके ज्यादा वो जी पाते। तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा यूज लूं, कुछ ऐसा करूं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजों को लूं जो मैं हर साल उससे यूज करता हूं। उन्होंने लिया मटर का पौधा। अब मटर का पौधा क्यों, जैसे मैंने पहले बताया कि ये वर्ष में सिर्फ एक बार होता है, ये एक वर्षीय पौधा है, एक बार होता है, वर्ष में एक बार जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसकी उम्र कम होती है, इसकी जो उम्र होती है वो कम होती है, ठीक है जी, इसकी उम्र भी कम होती है, इसलिए उन्होंने ये दिया। और ये नर व मादा दोनों के रूप में मिलता है, ठीक है जी। ये कौन सा है, ये नर और मादा दोनों रूप में आपको मिलेगा, दोनों रूप में मिलता है, ठीक है जी। तो ये एक वर्षीय पौधा होता है, क्योंकि वर्ष में एक बार होने वाला होता है, इसकी उम्र भी कम होती है, ठीक है, और ये नर और मादा दोनों के रूप में पाया जाता है। इसका जीवन ज्यादा बड़ा नहीं होता, इसलिए इसका जीवन। अब इसमें एक चीज और है, ये मटर के साथ साथ फूल भी देता है, यानी कि अब ये दोनों काम कर रहा है, ठीक है, इसमें दोनों काम होते हैं, इसके फूल भी होता है इसका, और इसमें मटर भी आती है,
ठीक है जी। और ये आसानी से आप बाजार में मिल जाता था उस टाइम। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से इन्होंने ये मटर का पौधा चुना, इसके बहुत सारे लक्षण थे, इसके बहुत सारे अलग अलग वैरायटी थी मार्केट में उपलब्ध, ये बहुत सारे रंग में दिखा था। और उन्होंने भी 7 तरीके के लक्षण इसके लिए थे। कितने तरीके के लक्षण लिए थे बेटा? 7 तरीके के लक्षण उन्होंने इसमें लिए थे। ठीक है जी। 7 तरीके के लक्षण का मतलब है कि इन्होंने अलग अलग मटर के पौधे पे अपना यूज किया, किसी एक मटर के पौधे पे नहीं। ठीक है। 7 प्रकार के पौधे, 7 प्रकार का, 7 प्रकार के मटर के पौधे पे करा था। ठीक है जी। 7 प्रकार के मटर के पौधे लिए थे, जिसमें कुछ लंबे भी थे, कुछ छोटे थे, कुछ बौने थे, कुछ झुर्रीदार थे। ठीक है जी। इस तरीके के उन्होंने 7 मटर के पौधे अलग अलग लिए, जिनके रंग भी अलग अलग थे, जिससे उनका यूज क्या होगा उनका ये देखना था कि जब ये हम इनके आपस में जनन क्रिया कराते हैं, निषेचन क्रिया कराते हैं, तो इनका रिजल्ट क्या निकलता है। क्योंकि वही है उत्पन्न सत्ता। अब संतान है, क्योंकि दो लोगों का मेल आपस में मिलता है, उसके बाद एक उत्पन्न संतान होती है, जिसके लक्षणों के बारे में इस अनुवांशिकता के चैप्टर में पढ़ा गया। ऐसे ही एक पौधा चाहिए था कि जो 1 साल में एक बार जल्दी से जल्दी हो जाए, जिसकी उम्र ज्यादा भी ना हो, इंसानों में जो नर और मादा दोनों के रूप में आसानी से मिल जाए, उन्हें ऐसा चाहिए था। उन्होंने इस मटर के पौधे को ही लिया। इसके बाद जब उन्होंने लिया, इसमें आपने उन्होंने 2 चीज देखी कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई, ठीक है, टी की, और एक लिस्ट बनाई स्मॉल टी की। एक तो कैपिटल टी बना दिया, एक स्मॉल टी बना दिया। जो कैपिटल टी था, इसमें जो रखे गए वो लंबे पौधे रखे गए, और इसमें रखे गए बौने पौधे। ठीक है जी। इसमें जो कैपिटल टी था उसमें कौन से पौधे रखे गए? लंबे। और जो बौने थे इसमें रखे गए स्मॉल टी में बोने वाले। देखिए ये बताने वाले बहुत सारी चीजें इसमें डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको पहले मेन मेन चीजें समझा रहा हूँ कि मेन मेन चीजें क्या है। आप मुझे कहेंगे मैं इसमें पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा दूं, लेकिन पहले मेन मेन चीजें जो बोर्ड में आती है, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम इतना है भी नहीं कि आप हर चीजों को वो करते चले। आप अच्छे से चीजें समझिए, इंपॉर्टेंट चीजों को समझते चलिए। ठीक है। तो आप जितने भी लंबे पौधे थे वो बड़े टी में रखे गए, और जितने भी थे वो स्मॉल टी में रखे गए। इसके बाद जैसे कि आपको मैं बताने वाला हूँ गुणसूत्र के बारे में, इसमें फिर दूसरी चीज आती थी गुणसूत्र। ठीक है, वो मैं बताने वाला हूँ, वो भी पहले पर इसे समझ लें, फिर मैं आपसे आगे चीजें पूछूंगा कि मैंने टी बताया था, क्या स्मॉल टी बताया था। ठीक है। तो इन्होंने मटर के पौधे को इसी वजह से चुना क्योंकि तो इसके मार्केट में वैरायटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है। इसके लक्षण 7 लक्षण थे। ठीक है जी। और इसमें मादा और नर दोनों मिल जाते थे। ठीक है। इस वजह से उन्होंने मटर के पौधे को चुना। अब मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, मटर के पौधे बहुत सारे यूज हुए। ठीक है जी। उसके बाद इनकी जो प्रैक्टिकल था, जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, वो इनका सफल रहा। अब बात करने वाला हूं मैं गुणसूत्र के बारे में, क्योंकि आपने अनुवांशिकता पढ़ी है तो आपको गुणसूत्र के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे गुणसूत्र से ही हमारे जो लक्षण है वो प्रतीत होते हैं। ठीक है जी। यानी हम किस पे गए वो हमारे गुणसूत्र के मुताबिक है। अब देखिए 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। ठीक है जी। अब ये एक्स वाई क्या है? गुणसूत्र। ठीक है जी। गुणसूत्र में पढ़ते हैं कि अगर एक्स एक्स होगा तो ये बनेगी लड़की। ठीक है जी। और अगर वाई एक्स वाई होगा तो ये बनेगा जी लड़का। ढंग से समझना बेटा। अगर एक्स एक्स हो गया तो वो बनेगी लड़की, एक्स 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 वाई होगा तो बनेगा लड़का। अब एक्स एक्स और एक्स वाई मादा में जो होता है, मादा में 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं, और पिता में भी 2 तरीके के गुणसूत्र होते हैं। ठीक है जी। यानी एक एक तरीके का ही वो जाके जो बनते हैं 2 गुणसूत्र बन जाते हैं। अब मैं आपको सही से समझा देता हूँ इस तरीके से, तो आप समझेंगे नहीं, कि खुल के समझना आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है, बेनिफिट होता है। ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझते हैं, ज्यादा मजे लेने नहीं है, अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक, गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है अच्छे तरीके से बहुत। ठीक है। यहाँ पे जो एक्स हुआ ये हुआ नर, सॉरी मादा का, और जो वाई हुआ ये हुआ इसमें पिताजी का। या नहीं तो मैं और अच्छे से समझाते हैं थोड़ा सा, यहां से भी तुम शायद मन में तुम्हारे डाउट आ जाए। ठीक है जी। एक्स एक्स और एक्स वाई से ही समझाते हैं। ठीक है जी। इन दो से ही समझाते हैं आपको। ठीक है। देख क्या होता है, जब मादा में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स ही पाए जाते हैं। मादा में जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है जी, वो होते हैं ये मादा वाले हैं और ये नर वाले हैं। यानी ये पिताजी के हैं, ये माता जी के गुणसूत्र हैं। ठीक है। ये जेंट्स है और ये सॉरी ये फीमेल और ये मेल है। ठीक है। अब जब ये एक्स एक्स है तो माता में तो यही पाए जाते हैं, और पिता में पाए जाते हैं एक्स वाई। अगर मादा के एक्स एक एक्स निकला, ठीक है जी, और पिताजी का भी एक एक्स गुणसूत्र ही निकला, तो यहाँ पे जो बच्चा पैदा होगा वो होगा लड़की के रूप में। ठीक है जी। यानी यहाँ पे लड़की पैदा होगी। लेकिन अगर माता जी का एक्स निकला और पिताजी का निकला वाई गुणसूत्र, तो यहाँ पे हो गया आपका लड़का पैदा। ठीक है। इन गुणसूत्र के हिसाब से ही पता लगता है
कि लड़का कौन है और लड़की कौन है। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूं। फिर देखिए, माता जी में दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, माता जी में दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, पिताजी में एक्स वाई होते हैं, दो गुणसूत्र अलग अलग। ठीक है, जो फीमेल वर्जन होगा उसमें जो होंगे गुणसूत्र वो होंगे एक्स एक्स ही, तो उनका तो कोई सा भी गुणसूत्र निकल जाए वो एक्स। इसी वजह से आपने ज्यादा देखा होगा जो डीएनए टेस्ट होता है वो पिताजी के ब्लड से होता है, क्योंकि पिताजी के ब्लड में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, पिताजी के ब्लड में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई, और माता जी के में दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स एक्स। ठीक है, अब इसे एक्स, दोनों एक्स में से कोई भी एक्स निकला, ठीक है जी, है तो निकल गया एक एक्स माता जी के में से। अब पिताजी के जहां से निकलना इंपॉर्टेंट है, जो गुणसूत्र इनका आपके अंदर आया होगा, कौन सा गुणसूत्र, अगर मान लो एक्स एक्स आया होगा दोनों का, ये दोनों के हैं, ठीक है बेटा, दोनों के, एक गुणसूत्र इनका और एक गुणसूत्र इनका, तो अगर दोनों के गुणसूत्र में से एक्स एक्स आया होगा तो बन जाएगी लड़की। ठीक है जी, और अगर दोनों के में से एक्स वाई आ जाएगा तो हो जाएगा लड़का। ठीक है जी, फिर बता रहा हूं, अगर दोनों के एक्स एक्स निकलेंगे, एक एक्स इनका निकल गया, ठीक है जी, और एक एक्स इनका निकल गया, तो दोनों के में बन गई लड़की, दोनों के। ठीक है, ध्यान से समझना। और अगर एक एक्स इनका निकला और आपके पिताजी का वाई गुणसूत्र निकला तो ये क्या कहलाएगा, फिर लड़का। ठीक है, तो लड़का और लड़की में जो आप डिफरेंस करते हो, ये डिफरेंस कहीं से नहीं होता, यहाँ से ही होता है, आप इनके गुणसूत्र ही देखते हो, गुणसूत्र से। मैंडल ने भी कुछ इसी तरीके से अपने गुणसूत्र को समझाया है, आप अगर अपनी बुक में देखो डायग्राम भी बनाया हुआ है। ठीक है, और डीएनए की संरचना भी आ जाती है, डीएनए की संरचना का डायग्राम आपकी बुक में है, वो भी आप अच्छे से देखें। ठीक है, तो जो डीएनए टेस्ट होता है इसी वजह से आता है, क्योंकि दोनों के गुणसूत्र मिलकर ही बच्चा पैदा होता है, दोनों गुणसूत्र मिलकर ही एक बच्चे का निर्माण होता है। ठीक है, तो बच्चे का निर्माण हुआ कैसे, कि अगर एक्स एक्स मिले, यानी एक एक्स इनका एक एक्स इनका, ठीक है जी, ये वाला, तो लड़की पैदा होगी। और अगर एक एक्स और एक वाई मिले तो होगी लड़की पैदा। ठीक है, लड़का पैदा। तो एक्स वाई अगर पूछा जाए तो हो जाएगा लड़का, एक्स एक्स पूछा जाए तो हो जाएगी लड़की। अब जैसे मैं पूछ लूं कि लड़का पैदा होने में कौन सा गुणसूत्र होता है, ठीक है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाता है कि जब लड़का पैदा होता है तो उसके अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो उसके अंदर कौन सा पाया जाएगा बेटा, एक्स वाई। और अगर लड़की पैदा हो तो उसके अंदर कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है कौन सा जी, एक्स एक्स। लड़की के लिए एक्स एक्स और लड़के के लिए एक्स वाई। ठीक है जी, ये दोनों गुणसूत्र आपको याद रखने हैं। मैंडल ने अपना क्यों दिया, मैंने आपको पहले बताया मैंडल का क्या प्रयोग था, मैंडल ने ही मटर के पौधे को क्यों चुना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं अनुवांशिकता के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि जिसके अंदर आप उत्पन्न संतानों की समानताएं या विभिन्नताएं का अध्ययन करते हैं, जिनके अंदर वो समानताएं प्रदर्शित होती हैं, उन्हें कहते हैं अनुवांशिकता। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कि मैंडल ने किस पौधे को या किस पौधे पर अपना प्रयोग किया, हो गया था मटर के पौधे पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैंडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, तो क्योंकि एक तो ये एक वर्षीय होता है, ये नर व मादा दोनों के रूप में मिलता है। ठीक है जी, इसकी बहुत सारी वैरायटी यानी इसके बहुत सारे लक्षण पाए जाते थे, और इसकी जो उम्र होती थी वो भी बहुत कम होती थी, इस वजह से मटर के पौधे को ही चुना था, जिससे बहुत सारे लक्षणों में बहुत सारी बार प्रयोग हो सके, जिससे कि वो अलग अलग चीजों ने देख सके। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है लिंग निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, इसकी हेडिंग डाल देना आप, लिंग निर्धारण। ठीक है जी, ये क्वेश्चन 100% आपसे पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण पूछा जाए तो लिंग निर्धारण में दो गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक एक्स है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो एक्स होता है माता जी का, वाई होता है पिताजी का। अगर ये एक्स 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 वाई मिलते हैं, यानी अगर एक्स एक्स मिलते हैं तो लड़की हो जाती है, एक्स वाई होता है तो लड़का। आपको एक पूरे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, इसके अंदर आप दोनों की हेडिंग बना सकते हैं, एक बार माता जी की बना सकते हैं, एक बार पिताजी की, यानी एक बार मेल वर्जन यानी मादा, एक बार बना सकते हैं आप नर यानी फीमेल वर्जन। तो आप दोनों को वर्जनों को बना सकते हैं, एक मेल एक फीमेल। पहले आप मेल पे हेडिंग जाके लिखेंगे। ठीक है, मान ली मुझे पहले लिखनी है मेल पे, पुरुष पे। ठीक है, तो मैं अगर पुरुष या मेल पे हेडिंग लिखनी है तो मैं इसमें लिख सकता हूं कि इनमें एक्स और वाई दो गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है जी, और जब फीमेल की बात हुई तो इनमें पाए जाते हैं एक्स एक्स। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो इनके बाद इनके क्रिया निकलते हैं। माता जी के क्योंकि दोनों एक्स एक्स ही होते हैं तो इनका तो एक्स ही निकलेगा जो भी गुणसूत्र होगा, लेकिन पिताजी के अंदर दो गुणसूत्र पाए जाते हैं एक्स और वाई, तो इनका जो एक्स वाई ही में से एक गुणसूत्र मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चा या पैदा होगा, लड़का या लड़की। अगर इन दोनों में से कोई एक, अगर दोनों का एक्स एक्स मिले तो लड़का पैदा होगा, दोनों में से एक का तो एक्स मिलना, क्योंकि इनके अंदर तो दोनों ही एक्स एक्स है, इनका तो एक एक्स ही निकलेगा। ठीक है, अब इनकी बात आती है पिताजी की, तो यहाँ से एक्स वाई होता है, जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट पिताजी का होता है, और पिताजी का डीएनए टेस्ट से पता लग जाता है कि बच्चा किसका है। तो इस वजह से यहाँ पे डीएनए की बहुत बड़ी भूमिका आ जाती है। इस चैप्टर को आप अच्छे से समझे, अच्छे से देखें। इस चैप्टर में कोई और भी टॉपिक अगर आपको दिक्कत आती है तो वो भी मैं आपके लिए बताने चाहिए। हाँ, इस चैप्टर में एक चीज और आती है जो मैं थोड़ा सा भूल गया था, संकरण। ठीक है, संकरण, जब दो पौधों के बीच क्रिया कराई जाती है, यानी कोई भी पौधा होता है उसके बीच क्रिया निषेचन क्रिया कराई जाती है, वो कहलाता है संकरण। ठीक है, इसमें भी तीन चीजें होती हैं, इसमें बहुत सारे उन्होंने तो बताए पर मैं आपको तीन बता रहा हूँ।
एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण। एक संकर संकरण जिसमें केवल एक पौधे के बीच ही संकर कराया जाता है, वो एक संकर संकरण होता है। द्विसंकर संकर जिनमें दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपसे टीडी वाला कहा था ना, मैंने आपसे कहा था मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, यहाँ मेरे याद आ गया। मैंने अभी एक्स एक्स बताया, मैंने इससे पहले क्या बताया था, टी बताया था कुछ, ठीक है, कैपिटल टी बताया था और स्मॉल टी बताया था, जिसमें हमने किस में रखा था, इसमें हमने लंबे पौधों को रखा था और इसमें हमने बौने पौधों को रखा था, ठीक है जी। इसमें हमने लंबे पौधों को रखा था, इसमें हमने, देखिए वही क्रिया यहाँ पे आ रही है, एक्स एक्स और एक्स वाई। अगर अब आप एक्स एक्स, क्योंकि इसके अंदर दोनों टी है, एक बड़ा टी एक छोटा टी, तो अगर दोनों बड़े, एक टी इसमें से बना एक टी इसमें से बना, तो यानी कि दोनों बड़े टी बने तो ये तो जी लंबा पौधा ही उत्पन्न हुआ, ठीक है जी। और अगर हमने दोनों छोटे टी को मिला दिया तो ये हुआ जी कैसा, बौना पौधा उत्पन्न हो गया, ठीक है जी। ये तो बात अभी तक क्लियर है, लेकिन 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 अब पूछते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है जी। अगर एक बड़ा टी आ जाए और एक छोटा टी आ जाए फिर कैसा होगा बेटा, तो इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरीके के उत्पन्न हो सकते हैं, इसमें लंबा पौधा भी उत्पन्न हो सकता है और इसमें बोना पौधा भी उत्पन्न हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि एक एक्स अगर आ जाता है और दूसरा भी एक्स आ जाता है तो लड़की पैदा हो जाती है, अगर एक एक्स आ जाता है और एक वाई आ जाता है तो लड़का पैदा हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, अगर दो टी लंबे हैं तो क्योंकि टी की लिस्ट में हमने रखा था क्या, लंबा, और छोटे टी की लिस्ट में रखा था हमने बोना, तो अगर एक टी बड़ा आ जाए एक छोटा आ जाए तो लंबा और बोना दोनों होगा, और दोनों ही अगर टी आ जाए तो ये लंबा ही लंबा होगा, दोनों स्मॉल टी आ जाए तो ये बोना ही बोना होगा, ठीक है। तो इनकी लिस्ट आप अच्छे से याद कर लें कि जो बड़ा टी है टी समझना बस इतना से, टी का काम ज्यादा नहीं है आपके इसमें, टी को सिर्फ इतना ही समझना है कि टी का जो बड़ा टी था वो लंबे पौधे के लिए रखा गया था, जो छोटा टी था ये बोने पौधों के लिए रखा गया था, जैसे कि आपके गुणसूत्र वाले में, ठीक है। तो हम बात करते हैं एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण की। एक संकर जिसमें एक ही पौधे के बीच निषेचन क्रिया कराई जाती है वो एक संकर संकर क्रिया है। द्विसंकर संकरण क्रिया जिसमें दो पौधों के बीच संकरण क्रिया कराई जाती है। और बहुसंकर संकरण संख्या क्या थी कि जिसमें दो या दो से ज्यादा पौधों के बीच निषेचन क्रिया कराई जाती है, वो कहलाता है आपका बहुसंकर संकरण क्रिया, ठीक है। तो इन्हें आप याद रखें, इन्हें नाम से देखें, इनके नाम से पहचान बना लीजिए। संकरण क्रिया जिसमें निषेचन क्रिया कराई जाती है। अब इसमें क्या होता है, एक संकरण यानी एक जिसके बीच एक के बीच क्रिया हो रही हो, द्विसंकर संकरण क्रिया, ठीक है जी। द्विसंकरण, द्विसंकरण जिसमें दो के साथ हो रही हो, और बहुसंकरण जिसमें दो से ज्यादा हो रही हो, जिसमें दो से ज्यादा पौधों के बीच निषेचन क्रिया कराई जाती है उसे कहते हैं संकरण क्रिया यानी बहुसंकरण क्रिया। तो मैं जहां तक का मानता हूं कि इस चैप्टर में जितने इंपोर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको बताए हैं, अच्छे से आपकी समझ में आए होंगे। जितने भी इसके डायग्राम है वो आप देख लें। मटर के पौधे के बारे में आप सारा पढ़ लें, मटर के क्या क्या लक्षण थे, वो 7 लक्षण आपको पढ़ने हैं कि छोटा था, बोना था, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने गन्ने के खेत में आपने गन्ना बोया, अब आप देखते हैं कि उसमें कुछ लक्षण आते हैं, कैसे कि बहुत से जो गन्ना होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, बहुत सा गन्ना थोड़ा छोटा हो जाता है। दवाई तो आपने सेम डाली, काम आपने पूरे खेत में सेम किया, ठीक है, लेकिन उसमें डिफरेंस कभी कभी आता है, वो सेम क्रिया आपके उसमें नहीं आती कि बिल्कुल सेम सारे के सारे गन्ने एक समान ही हो या इसी हाइट के हो, नहीं, कुछ की हाइट इतनी लंबी होगी तो कुछ थोड़े से यहाँ पे रह गए, कुछ थोड़ा मोटा गन्ना हो जाता है तो कुछ थोड़ा बारीक भी हो जाता है। इसी तरीके से अनुवांशिकता में हमें बताया गया कि अलग अलग लक्षण क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। पीढ़ी क्या है, तो जैसा हमारे जीवों में यानी मनुष्यों में देखा गया है, वो देखा गया है कि एक वंश से दूसरे वंश में जो लक्षण जाते हैं उसे कहते हैं अनुवांशिकता। अब जरूरी नहीं है वो माता पिता के ही लक्षण जाए, वो दादा दादी के भी जा सकते हैं, ठीक है, या उनके भी पूर्वजों के लक्षण किसी के भी बच्चे के अंदर किसी के भी लक्षण आ सकते हैं। इस वजह से अनुवांशिकता चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। अनुसूत्र बहुत अच्छे से पढ़े, जो भी आपके गुणसूत्र, अनुसूत्र नहीं, गुणसूत्र बहुत अच्छे पढ़े, क्योंकि गुणसूत्र से ही आपकी एक क्रिया चलने वाली है, ठीक है। बहुसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, एक संकर संकरण के लिए ये बहुत अच्छे से पढ़ के चलें, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपके कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए डालूंगा बोर्ड एग्जाम के लिए, उनकी तैयारी आपको करनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको जो मैंने बताया है यहाँ पे समझ में भी आया होगा। आप बस हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपने कमेंट में बताइए आपको क्या दिक्कत है और आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और अनुवांशिकता चैप्टर आपको कितना समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं फिर से समझा दूंगा, दूसरी बार एक बार फिर वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि कैसी ये वीडियो लगी है, ठीक है, और आपको कितना अच्छा समझ में आ रहा है, हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है, और आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए जिससे कि हम सब अच्छे से नंबर लेके आ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।